हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। फरवरी मंथ 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक चीजों को समझ पाएंगे और यहाँ से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स के आते हैं तो वो देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट 25 से 30 जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सब जो फरवरी मंथ का हाईलाइट्स रहे हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला अपना कंसेप्ट है कि जो भारत रणभूमि दर्शन स्कीम है वो कब पहले स्टार्ट क्या हुई थी और अभी हाल ही में चर्चा में क्या हो रही थी। ठीक है, अभी न्यूज में क्या हो रही थी उसकी हम चर्चा करेंगे फर्स्ट। तो इसको सबसे पहले 77 जो आर्मी डे था उसके टाइम में उसका लॉन्च किया गया था। कब? 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 15 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो 15 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था भारत रणभूमि दर्शन। तो इसको डेडिकेटेड एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है बाय द डिफेंस मिनिस्टर टू प्रमोट द बैटलफील्ड एंड बॉर्डर टूरिज्म। तो इसका मेन उद्देश्य है कि बॉर्डर का जो टूरिज्म है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो अपने आर्मी का वेलर है, जो आर्मी का प्राइड है, उसको किस तरह से शोकास किया जाए। तो ये एक मिशन लॉन्च किया है, जो एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है, और इसके वेबसाइट पे आप जाके बैटलफील्ड्स देख सकते हैं, वर्चुअल टूर्स देख सकते हैं और जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, ट्रेवल असिस्टेंस है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या है कि जो प्रमोट करता है बैटलफील्ड एंड जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको ये प्रमोट करता है। और इसमें लगभग 77 जो की लोकेशंस हैं, जो 77 जो इंपॉर्टेंट की लोकेशन है वहां पे आपको जाने का अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, तो ये फीचर्स लाइक आपका गलवान वैली हो गया, डोकलाम वैली हो गया, नाथुला पास हो गया एंड जो आपका लोंगेवाला है जैसलमेर में, और भी बहुत सारे लगभग 77 साइट्स है जहां आप विजिट कर सकते हैं और जहां आप जो अपनी आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके जो भी प्राइड है उसको आप वहां शोकास कर सकते हैं और वहां बॉर्डर पे आप रुक सकते हैं, बॉर्डर के विलेजों में आप होम स्टे कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक देश को जानने की प्रक्रिया बढ़ेगी और जो इस कदम में आगे बढ़े। तो हाल ही में चर्चा में क्यों आया था इसका संदर्भ था, अभी हाल ही में फरवरी मंथ में लगभग एक 3300 किलोमीटर की एक जर्नी की गई थी। कहां से? द्वारका से दिल्ली तक। द्वारका कहां पे? आपका गुजरात, वहां से दिल्ली तक की गई थी। जो आर्मी के अपने जवान थे लगभग 35 दलीय और 35 लोगों का एक दल था, उन्होंने अभी हाल ही में गुजरात से स्टार्ट करके राजस्थान के जो बॉर्डर हो गया लोंगेवाला से होते हुए जैसलमेर से होते हुए इन्होंने दिल्ली तक अभी हाल ही में यात्रा की, जिसके कारण ये भारत रणभूमि दर्शन अभी हाल ही में चर्चा में आया था। तो इसका कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कौन कौन लगा रहा है? एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगा रहा है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म अपना देखने को मिलता है और इंडियन आर्मी एंड जो सिविल अथॉरिटीज है वो सब इसमें शामिल है। और ये पार्ट है इनक्रेडिबल जो हम अतुल्य भारत है उसी स्कीम के तहत ये कैंपेन है टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जिसका क्या नाम है? भारत रणभूमि दर्शन। ये कब लॉन्च की गई थी? 15 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला हाल ही में चर्चा में एक्सरसाइज खंजर 13। खंजर 13 हाल ही में चर्चा में रहा था। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है किस किस का? स्पेशल फोर्सेज का है। और किसकी? जो इंडिया और जो और कौन सा देश है? किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या आपको सुना पता होगा? बिस्केक राजधानी किर्गिस्तान की। ठीक है, तो इनकी दो जो स्पेशल फोर्सेज होती है जो इंडिया की, ये आपको पता है कौन सी है? पैरा एसएफ है। ठीक है, तो ये रेड टोपी वाले होते हैं, ये कौन होते हैं? पैरा एसएफ होते हैं। और इनका 13 एडिशन था अभी फरवरी 2026 में। और इसकी किस लोकेशन में आयोजित किया गया था? ये किया गया था मिसामरी, आसाम। तो मिसामरी एक जगह है कहां पे? आसाम में। वहां पे इसकी एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है। तो पार्टिसिपेट में जो किर्गिज स्पेशल फोर्सेज हैं और जो इंडियन आर्मी पैरासूट रेजिमेंट है जिसे स्पेशल फोर्सेज कहते हैं, पैरा एसएफ भी बोलते हैं। और जो एसएफ का मतलब स्पेशल फोर्स हो गया, जो पैरासूट रेजिमेंट होता है तो इसको पैरा एसएफ भी बोला जाता है। ठीक है, पैरा एसएफ मतलब पैरासूट स्पेशल फोर्सेज होती है, वो इसमें भागीदारी थी। और इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म किस तरह से काउंटर किया, जंगल में वॉरफेयर कैसे किया जा सकता है, मतलब लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और जो क्लोज क्वार्टर बैटल्स होती है, जो नजदीक में जैसे अपन यहाँ खड़े और सामने विद्रोही सेना यहाँ खड़ी, तो उस समय किस तरह से बचा जाए, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। और जो स्ट्रेंथन जो डिफेंस विद एससीओ फ्रेमवर्क, और जो एससीओ का जो फ्रेमवर्क है उसके अधीन भी ये सारी चीजें की गई थी। तो एससीओ में हाल ही में कितने कंट्री है? तो एससीओ में परमानेंट मेंबर की बात करें तो 10 है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। तो इंडिया भी एससीओ का पार्टिसिपेशन है। और जो आपका किर्गिस्तान है ये भी एससीओ के अंदर आता है। तो किर्गिस्तान और कौन आता है? काजिकिस्तान। किर्गिज और काजिकिस्तान आता है, इसमें एक तुर्कमेनिस्तान नहीं आता। ठीक है, तो बाकी सारे उज्बेक भी आता है, काजिक आता है और ताजिक भी आता है और बाकी और सारे देश भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट एससीओ में कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। संघाई कहाँ पे? चाइना में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगी। उसके अलावा चर्चा में रही एसएफडीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एसएफडीआर क्या होती है? ये होती है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्निक बोलते हैं इसको, रामजेट
मिसाइल होती है, रामजेट मिसाइल होती है, इसे SFDR बोला जाता है और इसका हाल ही में टेस्टिंग किया गया था। तो ये SFDR मिसाइल होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट मिसाइल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी होती है। किस तरह से, मतलब जैसे ये मान के चलो, ये ईंधन होता है जो सॉलिड अवस्था में रहता है और जिससे मिसाइल को ये बहुत लंबी दूरी तक भेज सकता है। इसके डेवलपर्स की बात करें तो कौन है? DRDO और इंडिया और NPOM रशिया मिलकर इसका क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी ट्रायल किया गया फरवरी 2026 में, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। और कहां पे किया गया था? इसकी लोकेशन ऑफ ट्रायल की थी तो चांदीपुर अपना ओडिशा के अंदर है, वहां इसकी लोकेशन थी, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन की बात करें, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्सन फॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब BVRAM, क्या? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो एयर टू एयर मिसाइल, इससे जब ये टेक्नोलॉजी एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये BVRAM बनाई जाएगी और जिससे ये मतलब नॉन विजुअल रेंज, मतलब बियॉन्ड विजुअल, जहां अपन देख नहीं सकते उसी रेंज से, जहां देख सकते हैं उस रेंज से आगे की रेंज में ये बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जब मिसाइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और इसकी स्पीड लगभग मैक 4+ होती है, ठीक है, मैक 4+ होती है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी। किसकी ये बात हो रही है? BVRAM की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ आएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अभी चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि ये लगभग 2001 के आसपास बनाया गया था, लेकिन हाल ही में इसका यूजर ट्रायल किया गया कि जो आपका हथियार है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी अभी हाल ही में फरवरी 2026 में इसका ट्रायल किया गया। कहाँ से किया गया था? जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, कहाँ पे? ये ओडिशा में। तो इसके द्वारा इसका ट्रायल किया गया। और इसका ट्रायल किसने किया? जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड होती है, SFC, और ये जो DRDO होता है, इनके सपोर्ट से ये बने गए, ठीक है। तो अभी जो अग्नि थर्ड है वो लगभग 5000 किलोमीटर के पास है। और जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पावर वाली है, जो कौन सी, उसका क्या नाम है? अग्नि 5, उसकी लगभग वो 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच में वॉर कर सकती है, ठीक है। कितने किलोमीटर के? 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच अग्नि 5। ये क्या है? ये डिफेंस, मतलब जो आपका अर्थ टू एयर मिसाइल्स होती है, E2A, ठीक है। और कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, मतलब इसमें न्यूक्लियर है, उसको आप आगे लगा के इसको फायर कर सकते हैं, ठीक है। इनहांसिंग इंडिया न्यूक्लियर। और उसके अलावा सबसे पावरफुल बात करें इस मिसाइल श्रेणी में तो रशिया की है RS-28 सम्राट सरमेट करके, जो सेतान 2 करके 18000 किलोमीटर तक जाती है। तो अग्नि 5 तो 8000 तक जाती है। तो रशिया की सबसे हाईएस्ट पावरफुल है, वो कहां तक जाती है? 18000 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस तय कर सकती है। और उसके अलावा बात करें सेकंड नंबर पे किसकी है? ये है मिन्यूटू मैन थर्ड, जो किसकी है? आपकी देखने को मिलती है US की। उसके बाद ये हाओसोंग जो चाइना की है, और DF ये डॉन फैंग करके, ये भी एक चाइना की मिसाइल्स है, ठीक है। और उसके बाद ट्राइडेंट है, ये भी 12000 किलोमीटर के आसपास जाती है। तो इंडिया की जो अभी हाल ही में मिसाइल है अग्नि 5, ये कहां तक जाती है? लगभग इसकी रेंज लिमिट है 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में। और जो अग्नि थर्ड है उसका अभी यूजर ट्रायल किया गया था, कहां से? अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का जो लोकायन मिशन है, अभी लोकायन 26 मिशन है, तो वो वैश्विक समुद्री मिशन है। और वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है INS सुदर्शनी। कौन सी INS है? जो INS सुदर्शनी है वो इस मिशन लोकायन 26 का नेतृत्व कर रही है। तो अब लोकायन मिशन के अभियान की शुरुआत कब हुई थी? कोची से हुई थी 10 महीने पहले। लोकायन 26 की जो समुद्री अभियान है, जो मतलब सी अभियान शुरू किया गया था, 10 महीने की अवधि और यात्रा की अवधि है इसकी, लगभग 10 मंथ ये यात्रा करेगी। और जिसमें लगभग 22,000 जो समुद्री मील है, जो सी नॉटिकल्स हैं वो, और 13 देशों के लगभग 18 बंदरगाहों का ये जो पोर्ट्स हैं उस पे 13 कंट्रीज के जो 18 पोर्ट्स हैं उस पे इसका दौरा रहेगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो भारतीय नौसेना की क्षमता को प्रदर्शन करेगी, जो वैश्विक सहयोग है उसको प्रदर्शन करेगी, और जो समुद्री विरासत का प्रदर्शन भी करेगी, समुद्र में किस तरह से प्रदर्शन है। और जिस पोर्ट पे जाएगी उसमें स्टूडेंट भी विजिट करेंगे और भी वहाँ के लोकल भी इस INS का विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री और टोटल जो दुनिया की मैरीटाइम हिस्ट्री है वो सबको ये लोकायन 26 मिशन के तहत कौन दर्शन कर रही है? INS सुदर्शनी। तो इसका नाम भी ऐसा ही है कि सुदर्शनी, के तुम्हारे दर्शन भी अच्छे हो। और जो नौसेना कर्मी के लिए कठिन समुद्री परिस्थितियों में प्रशिक्षण की भी ये ट्रेनिंग देती है कि आप क्या किस तरह से रह सकते हो। और स्वदेशी रूप से निर्मित सेल ट्रेनिंग शिप की क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया गया। तो INS सुदर्शनी किस मिशन में है? तो लोकायन 26 से आप सीधा क्वेश्चन है कि लोकायन 26 मिशन से रिलेटेड कौन से INS है? तो आपका सीधा आंसर है, लोकायन का मतलब होता है लोगों के बीच में घूमना, और सुदर्शनी मतलब दर्शन करना होता है। तो सुदर्शनी आपको सीधा आंसर याद रहना चाहिए। तो INS सुदर्शनी आपको एक ट्रेनिंग सेलिंग वेसल ऑफ द इंडियन नेवी का है।
और इसकी एक्टिविटी अभी हाल ही में ये अभी किस कंट्री पे पहुंची थी, ये ओमान के पोर्ट पे पहुंची थी, ठीक है। तो जिसके कारण ये आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में चर्चा में आई थी। और ये जो नेवी की सॉफ्ट पावर है और जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है उसको भी ये शो करती है। उसके बाद अभी चर्चा में रहा एक्सरसाइज वायु शक्ति 26, ये हाल ही में चर्चा में रहा। तो इसका ये राजस्थान के जो डेजर्ट ट्रेन है उसमें वायु शक्ति अभी हाल ही में पोखरण रेंज में कंप्लीट हुआ था। कहां पे? पोखरण रेंज में अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ था, जो किसके द्वारा वायु शक्ति, तो आपको पता है वायु में कौन दौड़ता है, अपना एयरफोर्स है, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी हाल ही में इंडियन कमांड लेवल वैलिडेशन एक्सरसाइज कंप्लीट की गई थी। और टू टेस्ट एंड वैलिडेट द जो आर्मी के ऑपरेशनल कंसेप्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो भी थ्योरी है कि हम ऐसे आएगा तो ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ रिक्रिएट की गई थी। कहाँ पे? ये आर्मी वायु शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित हुई? पोखरण में। तो पोखरण रेंज कहाँ पे? जहां से अपना परमाणु बम परीक्षण किया गया था, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जैसलमेर राजस्थान। और यहाँ का फेमस वो कौन सा था? लोंगेवाला। लोंगेवाला जरूर विजिट करना एक बार, बहुत अच्छी जगह देखने के लिए, ठीक है। तो लोंगेवाला वो जो अभी वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है। तो पोखरण रेंज में अभी वायु शक्ति 26 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी। और इसमें जो आर्मड वेरीफायर है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है एंड साइबर ऑपरेशन है, उन सबकी एक्सरसाइज यहाँ पे की गई थी। और यहाँ जो माननीय राष्ट्रपति मैडम है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आए थे। और जो एलसीएच परसेंट था, एलसीएच परसेंट के भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। और अगला है एयर टू ग्राउंड मिसाइल अभी हैमर। और इसकी जब आपको पता अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, उनका क्या नाम था? इमानुएल मैक्रोन, ठीक है। तो इमानुएल मैक्रोन थे, तो 2-3 इंपॉर्टेंट डील्स हुए थे, जिसमें हैमर है, स्केल्प है, आपका राफेल जेट्स मिसाइल है। तो इनका अभी क्या है, इंडिया में प्रोक्योरमेंट होगा, मतलब ये इंडिया में बनाए जाएंगे। तो ये फ्रांस का जो एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन होता है, ये एयर से ग्राउंड में छोड़ता है। इसका मतलब ये किसी राफेल या किसी और मतलब विमान से ये सीधा ग्राउंड पे छोड़ेंगे, ठीक है। और हैमर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं टैंक बस्टेड बोलते हैं, टैंक या बंकर बस्टर मिसाइल भी बोलते हैं। जो बंकर और टैंक होते हैं उनको मिसाइल को उनको नष्ट करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये एयर टू ग्राउंड हो गया सीधा आपको दिमाग। हैमर का फुल नेम होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। और ये किस कौन डेवलप कर रहा है? ये कर रहा है आपका साफरान कंपनी। कौन कर रहा है? साफरान कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की जो साफरान कंपनी है और वो डिफेंस ऑफ फ्रांस वो इसको कर रहे हैं। और ये अभी इंटीग्रेशन क्या है, फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल और इंडियन एयरफोर्स जो राफेल जेट्स है उसमें भी ये लगती है। कौन लगती है? हैमर मिसाइल, हैमर मिसाइल। और इसकी रेंज की बात करें तो 15 से 70 किलोमीटर के आसपास होती है। और जो जीपीएस भी होता है और इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम आईएनएस भी होता है और आईएआर जो मतलब फ्रांस का जो नेविगेशन सिस्टम है उस पर भी ये काम करती है। और जो ये इफेक्टिव अगेंस्ट द हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स होते हैं, जो एल्टीट्यूड में मतलब ऊंचाई में जो टारगेट्स होते हैं उसको एक मतलब प्रिसीजन के साथ ये अटैक कर सकती है। क्या नाम है इसका? हैमर, जिसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये अभी इसका इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, तो इस कारण ये चर्चा में आई थी, ठीक है। तो अभी एक और मिसाइल भी आएगी जिसका नाम है स्केल्प, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होती है स्केल्प। ये भी एक क्या मिसाइल होती है? क्रूज मिसाइल होती है और इसका नाम है स्केल्प। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम है डी ग्रोसियर ऑटोमनो ये लॉन्च पोर्ट है। तो याद नहीं रहेगा आपको क्योंकि फ्रेंच नेम है, तो ये आपको याद भी नहीं रखना, ठीक है। जो ये मिसाइल आपको दिख रही है ये स्केल्प मिसाइल, और ये आपको मोस्टली राफेल में और इनमें भी लगती है, ठीक है। तो एमबीडीए फ्रांस, इसके डेवलपर कौन है? इसमें फ्रांस भी और ब्रिटिश ये दोनों मिलकर बना है, लेकिन अभी ये इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएगी। और इसकी जो रेंज की बात करते हो 500 किलोमीटर से ज्यादा है, क्रूज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर से ज्यादा है। और इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो ये टेस्ट कंप्लीटेड और इंडियन एयरफोर्स जो राफेल जेट है 2000 फरवरी में उसमें इसका कंप्लीट और इसका यूज किया गया था। जब पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट किया था उसमें भी ये स्केल्प मिसाइल का भी इंपॉर्टेंट योगदान था। और अभी ये भी इंडिया में प्रोक्योर की जाएगी, मतलब इंडिया में इसे बनाई जाएगी। और ये कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हार्डन टारगेट्स लाइक द बंकर्स, कमांड सेंटर्स, जो कमांड सेंटर बंकर है उसको भी ये टारगेट कर सकती है। स्केल भी कर सकती है और हैमर भी कर सकती है, लेकिन हैमर की स्केल की क्या है? रेंज ज्यादा है, ये लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा के जो बंकर है उसको खत्म कर सकती है। और जो आपको वो इससे पहले वाली जो मिसाइल थी हैमर थी, हैमर क्या करेगा? जो हथौड़ा होता है वो मतलब नजदीक की जो चीजें उन सबको नष्ट कर देगा। जो मतलब जैसे आपको पता है जो टेरन ऐसे इस तरह से होता है
भाई जो माउंटेन्स इस तरह से होते हैं और यहाँ से कोई आ रहा है तो यहाँ से कोई जा रहा है, तो इसको ऐसे अटैक करने के लिए स्केल्प मतलब हैमर अच्छा रहता था। और स्केल्प क्या होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस जो बंकर है, जो टारगेट पॉइंटेड है, उसको नष्ट कर सकता है। उसके बाद हाल ही में चर्चा हमारा एक्सरसाइज मिलान 2026, ये अभी हाल ही में फरवरी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, ये फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, और इंडिया का जो लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसमें लगभग 50 से ज्यादा देश, या लगभग बताया जा रहा है 70 से ज्यादा इसमें देश भाग लेते हैं। और इस बार की जो 2026 की थीम थी, कमरेडरी, कोहेजन एंड कोलेबोरेशन, ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेगा। और इसको होस्ट कौन करता है, इंडियन नेवी, और ये किस स्थान पे हुआ, विशाखापट्टनम में। और सी फेज और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे की गई थी। उसके अलावा हाल ही में चर्चा हमारा H125 हेलीकॉप्टर है। ये एक इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर होता है जो हिमालयन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट है, उसके ऊपर भी ये इसने लैंडिंग कर रखी है। तो ये फ्रांस का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है H125। और इसका मैन्युफैक्चर कौन करता है, इसका मैन्युफैक्चर करता है आपका एयरबस। और एयरबस के साथ अभी कौन मिलेगा, टाटा। एयरबस और टाटा जो मिलकर अभी कहाँ पे इसका फैक्ट्री लगेंगे, ये लगेंगे कोलार में। और कोलार आपको कहाँ है, कर्नाटक के कोलार में अभी ये फैक्ट्री लगेंगे। और 2027 है तब तक ये लगभग 10 हेलीकॉप्टर से ज्यादा वहां प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी की कैपेबिलिटी है कि यह हाई एल्टीट्यूड पे अच्छा परफॉर्मेंस दर्शाता है। और स्ट्रेटेजी पर्पज की बात करें तो ये मतलब इंपॉर्टेंट वही है कि इंडियन आर्मी लिए फोकस ऑन हाई एल्टीट्यूड यूटिलिटी, और जो इस HADR भी बोला जाता है इसको, रिकनसेंस एंड हिमालयन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका क्या नाम है, H125 हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इसकी अभी हाल ही में चर्चा की गई थी, और इसकी ये फैक्ट्री भी टाटा के सहयोग से कहाँ लगाई गई थी, कर्नाटक के कोलार में। ये भी फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उसके कारण ये चर्चा में आई थी। अगला है राफेल 114 जेट्स की अभी हाल ही में डील की DAC अप्रूवल मिली है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है। तो ये कब स्थापित की गई, ये भी लगभग 2001 के आसपास स्थापित की गई। DAC 2001 के आसपास स्थापित की गई, जब 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद DAC की स्थापना की गई। और DAC कौन होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका रक्षा मंत्री, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो तीनों सेनाओं के डिफेंस होते हैं और CDS भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में DAC से अप्रूवल मिली है किसकी, राफेल की। और DAC के बाद कौन देता है अप्रूवल, CCS अप्रूवल देता है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है वो अप्रूव दे देगा। तो ये डील फाइनलाइज होती है इंडिया की तरफ से। फिर जो आगे बनाने वाली कंपनी होती है उसकी तरफ से फिर इनके बीच में नेगोशिएशन होती है, तो वो उसके बाद डील मतलब फाइनल होती है। तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए लेकिन ये डील कभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये ऑन प्रोसेस है और ये ऑन पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो भी नेगोशिएशन होगी उसके बाद ये डील अब लगभग फाइनलाइज होगी। लेकिन जो अपने DAC उसने अभी हाल ही में इसको अप्रूव कर दिया। जो अभी इंडिया की जो डिप्लीट हो रही है, मतलब जो कैपेसिटी है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब जितने हमको जो ये राफेल विमान चाहिए उससे वो कमी हो रही है, तो इसलिए अभी 114 जेट्स नए खरीदेंगे इंडिया, ठीक है। और अभी राफेल जो शॉर्ट लिस्टेड है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता है। और ये मेक इन इंडिया प्रोसेस पे है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो TOT प्रोविजन है उस पे हाल ही में आधारित है, ठीक है। और ये मेजर सिग्निफिकेंस तो इसका कितना वो आप सब इंडियन जानते हैं, ठीक है। तो अभी 114 का जो राफेल जेट्स की है DAC अप्रूवल मिली है। उसके अलावा अभी हाल ही में चर्चा में रहा INS कृष्ण। जो INS कृष्ण ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि ये समुद्र में तैरता हुआ एक आधुनिक क्लासरूम है, ठीक है। ये क्लासरूम है जिसमें लगभग 20 अधिकारी, 150 से ज्यादा नाविक और 200 कैडेट रह सकते हैं और वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या नाम था, INS कृष्णा, नौसेना का जो स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत है। और ये तैरता हुआ क्लासरूम, फ्लोटिंग क्लासरूम भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये 60 दिनों तक बिना ईंधन भरे चल सकता है। और जिसमें 3 क्लासरूम है, प्रत्येक में लगभग 70 कैडेट शामिल है, ठीक है। तो ये INS कृष्णा याद रखना, ये INS कृष्णा का काम है जो कैडेट परीक्षण है। और उसके अलावा ये खोज एवं बचाव जो होता है, मानवीय सहायता और जो गैर लड़ाकू निकासी कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो हाल ही में जो तैरता हुआ क्लासरूम वो किसका INS के अंदर है, तो INS कृष्णा के अंदर है। अगला एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये हाल ही में चर्चा में एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये किसके बीच है, इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेज होती है और जो US की स्पेशल फोर्सेज होती है उनके बीच का एक एक्सरसाइज है। जो इंडिया का आर्मी का जो पहला ऐसा आपने पहले देखा होगा, इनके साथ ही वो पहला युद्ध हुआ था जो मीसामरी असम हुआ था। और उसके अलावा जो US की स्पेशल फोर्सेज है जिसे ग्रीन बैरेट्स कहा जाता है, तो उनके बीच में एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे होगी, फरवरी 2026 में कहाँ हुई थी, ट्रेनिंग स्कूल बाकलो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा ट्रेनिंग स्कूल, जो बाकलो हिमाचल प्रदेश है, वहां पे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, कि हम दो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज एक साथ मिलकर किस तरह से
किसी चीजों को अंजाम कैसे दे सकते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, डायरेक्ट एक्शन मिशन हो गया, होस्टेज रेस्क्यू, जैसे किसी को होस्टेज कर लिया उसको किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज किसमें की गई थी, एक्सरसाइज वज्र प्रहार में। उसके अलावा एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ये किससे रिलेटेड है, ये इंडिया और जापान की एक एक्सरसाइज है, और ये इस बार कहाँ आयोजित हुआ था, ये जापान में आयोजित हुआ था, ठीक है, और जिसमें जापान के जो GGSDF और इंडियन आर्मी ने इसमें भागीदारी ली थी। और इसका भी फोकस एरिया वही है, काउंटर टेररिज्म हो गया, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ हो गया, और जो अर्बन वॉरफेयर होता है, जो हेलीबोर्न ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ऑपरेशंस किए गए थे किसके एक्सरसाइज के तहत, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल हालिमा INS अंजदीप हाल ही में चर्चा में रहा था। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, मतलब जो आपका समुद्र का किनारा है उसमें ये पेट्रोलिंग करेगी, जिससे जैसे कोई भी दूसरे देश की जहाज या कोई भी ऐसा मतलब अवैधानिक चीजें इंडिया के अंदर न प्रवेश करे, तो उसको पेट्रोल करने के लिए हाल ही में किसका इंडक्टेड किए गए, IS अंजदीप को इंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे OPV कहा जाता है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल का मतलब होता है निगरानी करना, ठीक है, बॉर्डर की तरफ। और इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है, और इसका बिल्ड किया था जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, GSL ने। किसने किया था, GSL ने, और अंडर मेक इन इंडिया जो प्रोसेस है उसके तहत। और ये EEZ पेट्रोल एंटी पायरेसी और एंटी जो स्मगलिंग होती है इंडिया के जो कोस्टल एरिया से, उसको रोकने एंड जो सर्च एंड रेस्क्यू होता है SAR मिशन को ये क्या करेगी, उसको मतलब कंप्लीट करेगी या उसको सही करने के लिए ट्राई करेगी, ठीक है। तो इस जो कोस्टल और ऑफशोर जो सर्विलांस कैपेबिलिटीज इंडिया की, वो यहाँ से बढ़ जाएगी। और हाल ही में एक चर्चा में रही थी बुक्स जिसका नाम था द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। तो ये किसकी किताब है, ये जो 28 तो अपने इंडियन आर्मी के जो जनरल थे उनका क्या नाम था, मनोज पांडे, सॉरी मनोज मुकुंद नरवणे की किताब है, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवणे की ये बुक है, प्रोफाउंड, और जो मिलिट्री के ये थे उनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। हाल ही में चर्चा में रही थी, और राहुल गांधी जी इसको पार्लियामेंट में लेके, और उसके कारण ये चर्चा में किसकी है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बुक से, जिसका नाम है द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मोस NG मिसाइल। तो NG का मतलब होता है जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल होती है, और ये मिनिएचराइज्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो एक बड़ी थी, ठीक है, वो लगभग 3 टन के आसपास थी, तो उसको अभी कम करके उसका मिनिएचर वर्जन लाने की कोशिश हो रही है, और वो उसका लगभग 1.5 टन के पास वजन होगा, ठीक है। तो 1.5 टन के पास वजन होगा, तो जो भी एयरक्राफ्ट उड़ता है उसके पास और ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी, वो और ज्यादा ब्रह्मोस को रख सकता है, और ज्यादा हेवी वेट होगी तो वो फिर कम रख पाएगा। तो ये अपने आप में एक NG वर्जन आ रहा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन वर्जन आ रहा है, ठीक है। ब्रह्मोस कौन बना रहा है, आपके इंडिया और रशिया दोनों की संयुक्त प्रक्रिया से बन रहा है, ठीक है। इंडिया प्लस रशिया दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। और ये कैन बी फिटेड, ये भी तेजस MK2 में हो सकती है, सुखोई 30 MKI में हो सकती है, और जो फ्यूचर के MRF होते हैं जेट्स, उनमें भी ये आराम से सुटेबल हो सकती है। और इसकी रेंज की बात करें तो 300 प्लस किलोमीटर तक जाती है, और इसकी स्पीड लगभग मैक 3.5 होती है। तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, मैक 3.5। और ये लगभग डेवलपमेंट माइलस्टोन लगभग 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो LCS तेजस MK फर्स्ट ए, ये हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि इसकी अभी डिलीवरी अभी 2026 फरवरी में होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में थोड़ा सा डिले हो गया। ये बोलेंगे अभी 2026 के मिड तक हम इनकी डिलीवरी करेंगे। तो ये अपग्रेडेड वेरिएंट है, तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इनका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन अभी LCA तेजस है, और ये कौन बना रहा है, आपका HAL द्वारा निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो HAL द्वारा ऑर्डर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स को 83 MK फर्स्ट ए कि 83 हमको वहां चाहिए, और वो भी अपग्रेडेड होना चाहिए। उनकी फर्स्ट डिलीवरी बैच अभी लगभग फरवरी में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी स्टार्ट हुई नहीं है। और इसमें जो की अपग्रेड करेंगे उसमें देख लो एइसा, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे एंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST एंड इन फ्लाइट जो रिफ्यूलिंग प्रोब है, उन सारी चीजों को अपग्रेड करने की बात हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने को LK-M1A में। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में DRDO का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है D4, तो ये क्या करेगा, जो ड्रोन है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिटर करेगा, उसको डिसेबल करेगा, और उसके बाद D4 मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। पहले डिटेक्ट करेगा, फिर डिटर कर देगा, फिर डिसेबल करेगा, उसको कनेक्शन हटा देगा, और फिर उसके बाद उसको खत्म कर देगा। तो इसकी डिटेक्शन की रेंज कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है।
इसकी रेंज कितनी है, 4 किलो, और यूटिलाइजिंग जो RF सेंसर से, रडार से, EOR कैमरा से भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और काउंटर मेजर्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, लेजर है, और जो नाइट काइनेटिक जो इंटरसेप्टर है उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एंटी ड्रोन D4 की फुल फॉर्म क्या आपको याद रखना, डिटेक्ट करेगा, उसके बाद डिटर करेगा, उसको रोकेगा, और उसके बाद उसको डिसेबल करके उसके लास्ट में ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम ये हाल ही में चर्चा में रहा था। उसके अलावा बात करें तो इंडिया जो फ्रांस होरिजन लगभग 2047 का जो रोड मैप है, ये हाल ही में डिस्कस किया गया था। किसके साथ, जो प्रधानमंत्री मोदी है, PM मोदी, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, उनके बीच में हम 2047 तक क्या क्या हमारा रोड मैप रहेगा, वो सारी चीजें भी जो इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन है उसके तहत इसमें चर्चा की थी। और इसका मेन जो डिफेंस का ऑब्जेक्टिव है उसमें को प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट है, हम साथ में मिलकर इक्विपमेंट को बनाएंगे, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी, तो एक दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करेंगे, और जो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, और इसमें जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, मिसाइल एंड जो स्पेस का डिफेंस सिस्टम है, उन सारी चीजों में हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे सारी चीजें। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया न्यू काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, जिसे प्रार स्कीम नाम दिया गया। तो ये हाल ही में फरवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया, जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है जिसका नाम रखा गया था प्रहार। और ये किसके द्वारा, जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने फॉर्मली इसको लॉन्च किया था काउंटर टेररिज्म करने के लिए, प्रहार स्कीम। और इसमें क्या है, जो इंटेलिजेंस फर्स्ट डॉक्ट्रिन, जो इंटेलिजेंस होती है उसको गाइड प्रिवेंशन थ्रू MSC JTF एंड रियल टाइम इनपुट शेयरिंग, उससे प्रहार से रोका जा सकता है। जो थ्रेट आइडेंटिफिकेशन होती है, जहां से थ्रेट मिलती है उसको किस तरह से जांच किया जा सकता है, तो ब्लंटली आइडेंटिफाइड स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म होता है, जो ग्लोबल जिहादिस्ट ग्रुप होते हैं, और जो कन्वर्जेंस विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, उसको भी डिटेक्ट करेगा कौन, ऑपरेशन प्रहार। उसके अलावा जो प्रोएक्टिव डिसरप्शन करेगा, मतलब सारी चीजों को रोकेगा, फाइनेंस हो गया, चोकिंग द टेरर फाइनेंस, जहां से टेरर फाइनेंस होता है उसको किस तरह से रोक सकता है, डिसरप्ट ऑनलाइन जो एक्सट्रीमिस्ट इकोसिस्टम बन रहा है ऑनलाइन, उन सारी चीजों को रोकने के लिए भी ऑपरेशन प्रहार अभी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात करें जो टायर्ड रेस्पॉन्स आर्किटेक्चर है, तो आउटलाइन शिफ्ट मिलिट्री ग्रेड रेस्पॉन्सेस विद NSG एंड जो नोडल फोर्स फॉर द मेजर अटैक्स NIA फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो और सारी जो मतलब टेयर में मतलब अलग अलग लेयर में सारे लोग काम करेंगे, रेस्पॉन्स आर्किटेक्चर ऐसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। तो ऑपरेशन प्रहार याद रखना, तो प्रहार रिफॉर्म्स द जीरो टॉलरेंस अप्रोच, और कंबाइनिंग जो प्रिवेंशन है, स्विफ्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, लीगल डिटरेंस होगा, और इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसमें इसकी भागीदारी देखी जाएगी। तो ऑपरेशन प्रहार याद रखना, जो ये काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। जो स्टेट टेररिज्म है, तो हमारा जो टारगेट है वो है जीरो टॉलरेंस। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एविएशन माइलस्टोन लिया था। उन्होंने हाल ही में जो वायु शक्ति अभियान था, वायु शक्ति जो जैसलमेर में आयोजित किया गया, उसके तहत उन्होंने हेलीकॉप्टर जो जिसका नाम क्या था, प्रचंड, क्या नाम था, प्रचंड में उन्होंने अभी क्या की थी, यात्रा की थी। इससे पहले वो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, इससे पहले वो राफेल में भी राफेल की यात्रा कर चुके थे। उसके अलावा वो सुखोई 30 MKI में भी बैठ चुके थे। ठीक है, एयरक्राफ्ट, और जो ब्रह्मपुत्र तेजपुर वैली है वहां पे सुखोई में, और अभी हाल ही में इन्होंने तीसरी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसकी भी यात्रा की। तो बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन द अटैक हेलीकॉप्टर। तो इसका इनका क्या नाम था, प्रेसिडेंट मुर्मू। जो अटैक हेलीकॉप्टर में होते हैं उसमें पहली बार किसने यात्रा की थी, द्रौपदी मुर्मू ने। तो याद रखना, इससे पहले राफेल जेट में भी ये चढ़ चुके हैं, सुखोई में भी है, और अभी हाल ही में कहां चढ़े थे, प्रचंड हेलीकॉप्टर में। उसके अलावा बात करें, अभी यूनियन बजट 2026-27 आया था, उसमें डिफेंस एलोकेशन की बात करें तो वो लगभग 7.85 लाख करोड़ देखने को मिली थी। कितनी, 7.85 लाख करोड़, लगभग 13.5 बिलियन डॉलर के आसपास एलोकेटेड की थी। और इसमें 15% के आसपास इसमें इंक्रीज दिखा गया था जो प्रीवियस ईयर है उससे। और जो DRDO को फंडीज में इंक्रीज की गई है, जिसमें लगभग 29,900 सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिए गए। और कैपिटल जो आउटले बूस्ट है उसमें भी बढ़ाया गया। जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट फोकस है उसमें भी फोकस किया गया था। ठीक है, और जो बॉर्डर एरिया स्ट्रेंथनिंग है उसकी भी बातें की गई थी। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन जो हेल्थ स्कीम है उसमें जो सब्सटेंशियल है 12,100 करोड़ एलोटेड टू द एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एड्रेसिंग पेंशन एंड सैलरी एक्सपेंडिचर। और जो कस्टम ड्यूटी एग्जाम्शन है उस पे भी इस कस्टम ड्यूटी भी एग्जाम्शन दिया गया था, किसमें, इस बजट में। तो याद रखना, जो बजट है इस बार बजट में डिफेंस के लिए कितना दिया गया, 7.85 लाख करोड़, और जिसमें से लगभग जो पिछला ईयर है उससे 15% का इंक्रीज। जो अपने आप में दिखाता है कि हम आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा बजट भी डिफेंस का बजट ही होता है इंडिया में। तो बजट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक पुश टुवर्ड्स द बिल्डिंग ए सेल्फ रिलायंट, जो विकसित भारत बनाना है, और जो डिफेंस का इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी हम क्लासेस लेके आते रहते हैं। इसके अलावा हम जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो भी लेके आते रहते हैं। डेली करंट अफेयर्स की जो सारी क्लासें हैं वो भी लेके आते हैं, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम डेली लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आप सभी का प्यार के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।